नमस्कार। अभी 48 वर्ष के पहले के घटना क्रमों को याद करना थोड़ा कठिन ही होता है, लेकिन आपातकाल और उसके विरुद्ध के संघर्ष ऐसे हैं, उसके एक एक तफसील भी याद रखने वाले जैसे बात है। तो मैं उस समय बंगलुरु विश्वविद्यालय में एमए के विद्यार्थी था और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो पहले गुजरात और बिहार में विद्यार्थियों के आंदोलन देशव्यापी होते रहा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता के नाते मैं भी उस आंदोलन में सहभागी रहा। जयप्रकाश नारायण मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बेंगलुरु में उनका प्रवास था। तो जयप्रकाश नारायण जी के लोकनायक जेपी के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका भी हम लोगों को मिला था। उससे पहले भी सितंबर माह से ही हम लोग इस विद्यार्थी आंदोलन में लगे थे, इसलिए आंदोलन के बहुत सारे आयाम मेरे प्रांत में कर्नाटक में जो चल रहा था वो तो मुझे उस समय मालूम था। धीरे धीरे हम देश के अन्य भागों में भी क्या चल रहा है इस की जानकारी मिलती रही। भ्रष्टाचार के विरोध में, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए एक संघर्ष के बिगुल बजाता। तो मई के अंतिम सप्ताह तक देश के अंदर विद्यार्थी युवा संघर्ष समिति ये बनी थी और देश भर में जनता संघर्ष समिति और विद्यार्थी युवजन संघर्ष समिति ऐसे दो आंदोलनों के मंच बने थे। जनता संघर्ष समिति में कई राजनीतिक पार्टियां और समाज के प्रबुद्ध लोग, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, ऐसे लोग देश के अंदर इस परिवर्तन के लिए जिनके चाह थी, जिनकी आकांक्षा थी, आग्रह था, ऐसे लोग उस समिति में थे। और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और नौजवान लोग, युवक युवतियां विद्यार्थी युवजन संघर्ष समिति में सक्रिय रहे। मैं विद्यार्थी युवजन संघर्ष समिति के एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते कर्नाटक में बेंगलुरु केंद्र बनाकर मैं काम करता था। जैसे मैंने कहा, मैं एमए के विद्यार्थी था, तो स्वाभाविक रूप से कैंपसों में घूमकर कार्य करना हमारा दायित्व था। जून के महीने में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इस संघर्ष में हुई। इन तीनों के परिणाम आपातकाल लागू करने में हुआ। एक है, जून आते आते देश भर में जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन देशव्यापी हो गया था वह अत्यंत प्रखरता के चरम पर पहुंच गया था। दूसरा, गुजरात में हुए चुनाव में इंदिरा कांग्रेस के एक दृष्टि से घोर विफलता हो गई, वो हार गई और जनता पार्टी उस समय के एक जनता मंच बनाए थे, जनता रंग कहते थे उसको, वो जीत कर आ गई। जून 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव में जो जीती थी रायबरेली से, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। तो तीनों मोर्चे पर इंदिरा जी हार गई। एक है न्यायांग में, दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव में, तीसरा है जनता के बीच। इस कारण से उन्होंने इस एक्सट्रीम क्रम को उन्होंने संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसका उन्होंने उपयोग किया। 25 जून को रात्रि आपातकाल घोषित कर दिया। उन दिनों में कि न मोबाइल, न टीवी, न कुछ था। आज के ज़माने के लोगों को उस समय के परिस्थिति को समझना आसान नहीं है। 50 साल पहले हिंदुस्तान में टीवी नहीं थी और कंप्यूटर्स नहीं थे, ईमेल और मोबाइल आज हैं, तो वो नहीं था। तो न्यूज़ कैसे मालूम हुआ? बीबीसी से और आकाशवाणी से घोषणा होते ही पता चला।
हम लोगों को सुबह 6 बजे के न्यूज़ से समाचार मिला। संघ के शाखा में गांधीनगर बेंगलुरु में मैं और बाकी मित्र जो शाखा में थे, हमको शाखा जाते जाते ये समाचार मिल गया। पार्लियामेंट के कमेटी के काम के लिए अटल जी, अडवाणी जी, मधु दंडवते जी और एस.एन. मिश्रा जी ये बेंगलुरु आकर रुके थे। शाखा के समाप्ति होते ही हम लोग वहाँ गए और अटल जी, अडवाणी जी स्नान वान करके नीचे जलपान के लिए आ रहे थे। उनके आगे के कार्यक्रम के लिए उनको जाना था। तो हमने कहा इमरजेंसी हो गई। किसने कहा ऐसे? शायद उनको तब तक जानकारी भी नहीं थी या जानकारी होगी, उन्होंने पूछा। तो हमने कहा रेडियो में सुना हमने और ऐसे हुआ। तो अडवाणी जी तुरंत UNAPTA को फ़ोन लगाओ, ऐसे करके फ़ोन लगाना है, स्टेटमेंट देना है फ़ोन पर इसके खंडन करते हुए। अटल जी ने कहा क्या कर रहे हैं? ने मैं स्टेटमेंट देता हूँ, अपने तरह से वक्तव्य देना। अटल जी ने कौन छापने वाला है? तो अटल जी को पता चल गया था कि इमरजेंसी घोषित होते ही प्रेस सेंसर भी साथ साथ हो गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अगले कोई छापने वाला नहीं है। थोड़े समय के अंदर पुलिस आ गई। तो उस ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं साक्षी रहा। अटल जी, अडवाणी जी, एस.एन. मिश्रा जी तीनों को पुलिस ने गिरफ्त करके हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन पर लेके गए। उनके ऊपर मीसा लग गया। हम लोग वापस गए, अंडरग्राउंड हो गए। हम वापस आने तक हम लोगों के ऊपर भी मीसा लग गया है ऐसे पता चला, तो हम भूमिगत हो गए। भूमिगत होकर मैं दिसंबर तक 6 महीने मैं भूमिगत रहा। जुलाई के 2 तारीख को संघ पर बैन हुआ, तो भूमिगत रहे, क्योंकि हम लोग मीसा में वांटेड है पता चल गया। कई लोगों को गिरफ्त करके लेके जाते थे, कुछ लोग DIR में, कुछ लोग मीसा में। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे 2 कानून। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में कोर्ट में जाने का और वहाँ आर्ग्यू करने का और शायद छूट भी जाने के प्रावधान है। मीसा में ऐसे कोई नहीं था। आपको चार्ज बताने की जरूरत भी नहीं है, क्या गुनाह है, और कोर्ट में जाने के आपको कोई अधिकार नहीं है। सब प्रकार के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ऐसे होने के कारण मीसा में रहने वाले व्यक्ति को अंदर उनका क्या हुआ ऐसे घर के लोगों को भी पता चलने चाहिए, ऐसे भी कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे मीसा में लोग रहे। 3-4 प्रकार के विषय भूमिगत रहकर ये जो इमरजेंसी के विरुद्ध के संघर्ष है उसमें, एक जनता के साथ संपर्क कैसे रखना। जैसे मैंने कहा न फोन सर कर सकते थे न ये कर सकते थे, इसलिए जनता के साथ संपर्क रखना, कार्यकर्ता के संपर्क करना, इसके लिए संघ और संघ प्रेरित संगठनों के जाल जो है उसका हमारे जो घर घर के संपर्क के जो पद्धति है यह बहुत काम में आया। घरेलू संपर्क के जो पद्धति दशकों से संघ और संघ प्रेरित संगठनों में है, उसका लाभ आंदोलन में लगे हुए अन्य राजनीतिक पार्टियां, अन्य संगठनों को भी इसका लाभ हुआ। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जैसे रविंद्र वर्मा जी बेंगलुरु आए थे तो उनको कहाँ रखना और पुलिस को पता ना चले ऐसे उनको लेके आना और रेलवे स्टेशन से और सुरक्षित वापस भेजना, ये काम अत्यंत गूढ़ता से हम लोग कर सके। उसका कारण है संघ की कार्य पद्धति के अंदर ये जो घर के संपर्क था वो। दूसरी बात, लोगों को क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता था, क्योंकि समाचार पत्र सब सेंसर के कारण केवल सरकार के अनुमति से छपने वाले समाचार छोड़कर बाकी कोई भी समाचार नहीं छपता था। कौन कहाँ अरेस्ट हो गया, किसका क्या हुआ, कोई पता नहीं चलता था। तो इसलिए एक भूमिगत साहित्य के छपने का, पत्रकारिता के एक जाल अपने नेटवर्क बनाने के एक बहुत सफल योजना बनी और उसके क्रियान्वयन हुआ। ये दूसरे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने देश के इमरजेंसी के भूमिगत संघर्ष की। तीसरा है, जिन लोगों के अरेस्ट किए या पुलिस स्टेशन में, जेल में जिनके ऊपर
अमानवीय दमन और हिंसा हुई, या जेल में भी रहे हिंसा भले ही नहीं हो, जेल में रहने के कारण कई लोगों के आजीविका पर असर हुआ और उनके घरों में, परिवारों में कमाई करने वाला नहीं है और वो जेल में है। तो इस कारण से जो परिस्थिति बच्चों के लिए, परिवार के लिए था, उसके संभालने का और उन लोगों के योगक्षेम की व्यवस्था करने के एक बहुत बड़ा काम था। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, संघर्ष करते हुए इस आपातकाल के विरुद्ध लोगों की आवाज खड़ा करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए जो योजना बनी, उसको सफल बनाना। तो यह 4 प्रमुख काम उन दिनों में मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी योजना से सफलतापूर्वक हम बना सके। कई बार मुझे लगता है ये क्रूरता का भी याद करना है क्या। मैं कारण बताता हूं। संघ के तृतीय पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस जी ने आपातकाल के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने दिया था अपने सार्वजनिक भाषण में। उन्होंने कहा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो हो गया है, उसको भूल जाओ, उसको क्षमा करो। लेकिन देश के इतिहास में जिस एक काला अध्याय के दौरान घोर दमन और अत्याचार हुए, वह इतिहास के पन्ने पर है। कई पुस्तकें इस विषय में आई हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों ने लिखा है और संगठनों से भी इस प्रकार के साहित्य बाद में भी छपे हैं। इसलिए मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी वो है ही। तो इसलिए बाला साहेब देवरस जी ने जो अपेक्षा की थी उसको ध्यान में रखकर मैं थोड़ा 2-4 बातें इस संदर्भ में बताऊंगा। क्रूरता और अमानवीयता बहुत व्यापक प्रमाण में कई जगह पर हुए। जिस प्रकार अपने देश की व्यवस्था, पुलिस के, सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसे बर्बरता दिखा सकते हैं, इसका एक अनुभव आपातकाल में हुआ। हाथ दोनों ऐसे पीछे बांधकर ऊपर से उनको खींचना और वो जमीन से ऊपर जाता है जैसे फांसी के होता है। उस समय उनके पीठ पर, उनके पैर पर लाठी से मारना। उस समय जो क्रूरता हुई 3 प्रकार की हुई। एक है जो अरेस्ट हुए उनके लॉकअप में हुआ, बहुत सारे व्यापक प्रमाण में जो हुआ वो पुलिस लॉकअप में हुआ, उनको जेल में भेजने से पहले। पुलिस लॉकअप में जो हुआ उसके जो हिंसा के प्रकार है, कैंडल से, उस समय के आंध्र प्रदेश है, अभी तेलंगाना है, आंजनेयुलु एक कार्यकर्ता, उसके शरीर के लगभग 100 जगह पर उनको जलाया कैंडल से, उनसे कुछ मुंह से कहलवाने के लिए, बुलवाने के लिए। किसी को नारियल के इसके अंदर कीड़े रखकर उसको यहां बांध दिया नाभि के ऊपर, या जैसे मैंने कहा पुलिस भाषा में एरोप्लेन कहते हैं, गोली कहते हैं, चपाती कहते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के हिंसा के, जो टॉर्चर के अलग अलग प्रकार है। ये सीधा बिठाकर उसके ऊपर रोलिंग करो, तरह तरह के हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दो, या इसमें पिन से अंदर एक उसे दो। तो इस प्रकार के भयानक करने के कारण लोगों को, एक को कर रहे हैं तो दूसरे यहां बैठकर देखता है तो उसको अगला मेरा है ऐसे लगेगा ही, जो मेरे सामने भी हुआ है।